चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे, ध्यान से सब लोग देखिएगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। अभी जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में ये कंप्लीट कवरेज है। कंप्लीट कवरेज का मतलब समझते हैं, मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में जो मोटा मोटी जितना भी चीज है, ठीक है, हम इस वीडियो में उसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत है, कहता है फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडेशन है वो कैसे तैयार हुआ, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसको हमको समझना है। यहाँ कहता है कि द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज लेड बाय मोहम्मद गौरी। दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडेशन है, दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना है, उसको स्थापित करने में, दिल्ली सल्तनत को प्रतिस्थापित करने में जो मेन व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का नाम जानते हैं आप लोग? मोहम्मद गौरी वही व्यक्ति था जिसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन का जो सेकंड युद्ध है उसमें पराजित किया था। पहले 1191 ईस्वी में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। लेकिन पहले के जो राजा होते थे वो खास करके जो भी भारतीय राजा थे वो क्या करते थे कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो युद्ध करते थे तो युद्ध में भी ये बहुत मान सम्मान और जो नियम कानून है उसको फॉलो करते थे। और यही कारण है कि जो फर्स्ट वार हुआ, फर्स्ट वार ऑफ तराइन इन 1191, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। लेकिन बाद में फिर मोहम्मद गौरी जो है वो 1 साल के बाद अपना पूरा जो सैन्य बल है, अपना जो शक्ति है उसको बढ़ाकर आता है और तराइन के दूसरा युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है और उनकी हत्या कर देता है, ठीक है। अब इसके संबंध में बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग मत रखते हैं। कोई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने उनका सर कलम कर दिया। तो एक है पृथ्वीराज रासो, लिखा गया है चंदवर दाई के द्वारा, जो कि पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो जो है वो एक कहानी बताते हैं कि मोहम्मद गौरी के दरबार में पृथ्वीराज चौहान को ले जाया गया और वहाँ जब मोहम्मद गौरी को ये बताया गया कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्दभेदी बाण चलाता है। शब्दभेदी बाण क्या था, मतलब शब्द सुनकर जो बाण चलाया जाता हो, ठीक है। तो जब ऐसा बात बताया गया किसको, मोहम्मद गौरी को, तो मोहम्मद गौरी को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है और इसलिए उसने क्या किया कि कहा कि भाई पृथ्वीराज चौहान को दरबार में लाया जाए। उनका आंख जो है वो बंद किया गया और उनको बांध दिया गया चलाने के लिए, और वो बांध चलाते हैं और मोहम्मद गौरी को वो मार देते हैं। ऐसा चंदवर दाई बताते हैं पृथ्वीराज रासो में, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा पता चलता है कि मोहम्मद गौरी जो है वो अपना यहाँ का जो जीता हुआ साम्राज्य था उसको अपने कुछ सिपह सालारों में उसको बांट देता है, यहाँ का शासन व्यवस्था उनको दे देता है और वापस वो गजनी की तरफ लौट जाता है जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। खैर, जो इतिहासकार हैं उनका इस पर अपना अलग अलग मत है। अब यहाँ मोहम्मद गौरी को हम समझ गए, तो ये जो मोहम्मद गौरी है वही दिल्ली सल्तनत का मेन फाउंडर माना जाता है कि भाई दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने का जो मुख्य श्रेय है वो मोहम्मद गौरी को जाता है। कहता है हु डिफीटेड द राजपूत रूलर्स पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ तराइन 1192, जिसने
उस समय के जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे वही पृथ्वीराज चौहान, उसको उन्होंने तराइन के सेकंड युद्ध में पराजित किया था। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, और अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं बताया तो लपड़ थप्पड़ का भी व्यवस्था हो सकता क्या है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे। ठीक है, अब आगे कहता है कि दिल्ली सल्तनत कंसिस्टेड ऑफ 5 डायनेस्टीज। ये जो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत है उसमें 5 डायनेस्टीज हैं। डायनेस्टीज का मतलब होता है राजवंश या वंश। 5 डायनेस्टीज जो है वो मिलकर दिल्ली सल्तनत का निर्माण करते हैं, विच रूल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1526। जिन्होंने भारत का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है उस पर अपना शासन व्यवस्था चलाया 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में जब इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा पराजित होता है तो दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और जो मुगल सल्तनत है, ठीक है ना, उसकी स्थापना होती है। कहता है कि दे वर फर्स्ट मुस्लिम टू रूल ओवर इंडिया। ये पहले मुस्लिम ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत वाले लोग जिन्होंने भारत पर शासन व्यवस्था चलाया। ठीक है, अब ये जो 5 डायनेस्टीज हैं दिल्ली सल्तनत की उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है स्लेव डायनेस्टी जो कि 1206 से 1290 तक चला। सेकंड है खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से 1320 तक चला। तीसरा है तुगलक डायनेस्टी जो कि 1320 से 1414 तक चला। फिर है फोर्थ है सैयद डायनेस्टी जो कि 1414 से 1451 तक चला। और फिफ्थ है लोधी डायनेस्टी जो कि 1451 से 1526 तक चला। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। ये अगर 5 डायनेस्टीज का अगर आपको कब स्थापना हुआ और कब उसका अंत हुआ अगर आप याद किए हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि मतलब एक नंबर जो है वो आपको मिल ही जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। आएगा आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका जो डेट है वो आप टाइम पीरियड आप ध्यान में रखेंगे। आज जो है वो हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टीज के बारे में। स्लेव डायनेस्टीज को ममलुक डायनेस्टीज भी कहा जाता है। ठीक है, इसके जो सबसे पहला जो रूलर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया यहाँ। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल जो है वो मात्र 4 साल ही रहा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि ये जो डायनेस्टी है उसको स्लेव डायनेस्टीज क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो स्लेव का मतलब होता है गुलाम या दास। तो जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, ठीक है, उसके बाद वो खुद लौट गया, खुद वो रिटर्न हो गया और उसके जो 3-4 जो मेन सिपाह सालार थे उनको उन्होंने अपना जो भी वो क्षेत्र जीता था उस क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और डिवाइड करके बोला कि भैया तुम जो है वो इस क्षेत्र का देखरेख तुम्हारे जिम्मे रहेगा, इस क्षेत्र का देखरेख तुम्हारे जिम्मे रहेगा और इस क्षेत्र का देखरेख तुम्हारे जिम्मे रहेगा। चूंकि जो स्लेव डायनेस्टी का जो पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गौरी का एक दास था, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने इसको खरीदा था, पैसा से खरीदा था। ठीक है, और मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था और इसने जो वंश चलाया तो वो पूरा का पूरा जो वंश है उस वंश को ही स्लेव डायनेस्टी कहा गया, मतलब गुलाम वंश कहा गया। इसके पीछे एक और तर्क ये है कि चूंकि उस समय ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपने आप को भी
मोहम्मद गौरी का एक गुलाम समझता था, ठीक है ना। इसलिए ये अपना नाम से ये राजवंश नहीं चलाया, बल्कि जो चल रहा था उसी को चलने दिया कि भाई स्लेव डायनेस्टी है तो उसको रहने दे। अगर ये चाहे तो मतलब उसमें कुछ उलटफेर कर सकता था, अपना नाम भी उसमें ऐड कर सकता था, लेकिन इसको डर था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं हमारा जो आका है मोहम्मद गौरी वो नाराज न हो जाए, या बाकी और जो 2-3 कंपटीटर हैं उनको ये मौका न मिल जाए कि वो हमारे विरुद्ध मोहम्मद गौरी को भड़काना शुरू करे कि अरे ये तो अपने नाम से वो राजवंश चला रहा है, ठीक है। तो इस कारण से ये जो राजवंश चला उसको पूरा का पूरा जो डायनेस्टी है उसको स्लेव डायनेस्टी कहा गया। अब चूंकि ये मात्र 4 साल ही शासन व्यवस्था चलाता है, तो इसके जो कुछ अचीवमेंट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कहता है कि फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब आप कहोगे कि सर अभी तो बोल रहे थे कि दिल्ली सल्तनत का ये जो स्थापना है वो मोहम्मद गौरी ने किया था, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कौन है? वो मोहम्मद गौरी का ही एक दास है, ठीक है ना। ये मोहम्मद गौरी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही शासन व्यवस्था चला रहा है, मोहम्मद गौरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग चला रहा है, मोहम्मद गौरी के अनुसार ही ये शासन व्यवस्था चला रहा है। हाँ, ये सही है कि भारत में जो क्षेत्र इसको मिला उस क्षेत्र को इसने अपने तरीके से चलाया, क्योंकि मोहम्मद गौरी का इंटरफेरेंस कम था, ठीक है ना। तुम अपना चलाओ, इधर का जो कार्यभार है तो तुम अपना देखो, लेकिन फिर भी अगर मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में नहीं जीतता तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ साम्राज्य स्थापित करने का मौका ही क्या नहीं मिलता। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, फाउंडर माना जाता है, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है, क्योंकि उसी के कारण ये पॉसिबल हो पाया कि कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ राजा बन पाया और शासन व्यवस्था चला पाया। फिर कहता है कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ हिज टाइम पीरियड लाहौर वाज द कैपिटल ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था उस समय लाहौर राजधानी हुआ करता था स्लेव डायनेस्टी का। ये राजधानी बाद के जो शासक हुए उन्होंने राजधानी को परिवर्तित करके दिल्ली भी किया, ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। लेकिन ये जो शासक था इसके समय तक मतलब स्लेव डायनेस्टी का जो राजधानी था वो कहाँ था? तो लाहौर था। लाहौर कहाँ अभी पड़ता है? तो लाहौर अभी पड़ता है पाकिस्तान में, मतलब भारत का जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है तो वहां अभी लाहौर पड़ता है कहाँ? पाकिस्तान में। तो चूंकि अब इसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि चूंकि जो अधिकतर आप थोड़ा सा इसको मैप से आप ऐसे समझना, ठीक है, बस समझाने के लिए बना रहे हैं कि भारत पर जितने भी आक्रमण हुए खास करके मुस्लिम पीरियड में, मुस्लिम शासकों के जो आक्रमण हुए वो इस डायरेक्शन से हुए, मतलब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से यहाँ पे अटैक हुआ, ठीक है। अब इधर वाला जो पार्ट है वो पाकिस्तान वाला कुछ पार्ट चला गया है पाकिस्तान में हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इधर से जब ये आए थे तो स्टार्टिंग में मतलब उधर से वो आ रहे थे तो इनका जनसंख्या इधर अभी तक ज्यादा था, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे इनका जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहा था, ठीक है। तो जहां इनका जनसंख्या ज्यादा था, जहां ये अपने आप को सेफ महसूस करता था, जहां इसको लगता था कि भाई यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ ठीक है पृथ्वीराज चौहान तो हार गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी भारत में इसके बहुत सारे प्रतिद्वंदी जो है वो बचे हुए थे, इसलिए इसको हमेशा डर लगा रहता था। और जो राजधानी है उसको इसने लाहौर ही रखा। अभी तक ये दिल्ली में राजधानी शिफ्ट करने का इसका कोई विचार नहीं था, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं डर था कि उधर जाएंगे हम तो हमको ज्यादा खतरा महसूस हो सकता है, ठीक है। तो कैपिटल जो है वो स्लेव डायनेस्टी का रहा लाहौर। फिर कहता है कि हिज जेनरोसिटी गेव हिम द टाइटल ऑफ लाख बक्स।
ऐसा कहता है कि वो बड़ा जेनरस व्यक्ति था, वो बहुत दान करता था। अब ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को दान करता था, मुसलमानों को दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा गया कि ये जो है वो दान पुण्य जो है वो ज्यादा करता था। ठीक है, मतलब कोई गरीब है, ये है वो है, तो उसको कुछ न कुछ दे दिया, ठीक है, दान कर दिया, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। फिर कहता है पैट्रोनाइज्ड राइटर, इसने कुछ जो उस समय के बड़े बड़े जो लेखक थे उनको भी अपने दरबार में संरक्षण दिया, जिसमें हसन निजामी और फखरुद्दीन का नाम आता है। ये जो दोनों राइटर हैं वो मुस्लिम ही हैं। आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना, एक कंफ्यूजन मत रखना कि ये लाख बख्श था मतलब दान देता था या राइटर्स लोग को पैट्रोनाइज करता था, तो सारे धर्म के राइटर लोग को पैट्रोनाइज करता था या सारे धर्म के लोगों को दान करता था, ऐसा नहीं है। ये प्योर इस्लामिक रूढ़िवादी इस्लामिक शासक था और ये पैट्रोनाइज भी करता था, तो अपने धर्म के ही राइटर्स को पैट्रोनाइज करता था या अपने धर्म के ही लोगों को दान पुण्य देता था। हिंदुओं के प्रति ये पूर्णतः असहिष्णु था। समझ रहे हैं बात को? फिर कहता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज रूल। कुतुब मीनार का इसने निर्माण करवाया, ठीक है, शुरू करवाया। अब ये जो कुतुब मीनार है उस पे भी बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मत है। उनका मानना है कि पहले ये मंदिर हुआ करता था और इसने मंदिर को तोड़कर ही उसको जो है वो मीनार का रूप देने का काम किया था। खैर जो भी बात हो, लेकिन कुतुब मीनार का जो स्टार्टिंग हुआ काम, ठीक है, वो इसके काल में हो गया था, इसने शुरू करवाया था। इसके साथ ही अदर और भी कंस्ट्रक्शंस थे, जैसे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है और उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आंसर आप देना अजमेर में, और कौन करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कहता है कि डेथ इन 1210 वाइल प्लेइंग चौगान पोलो। लेकिन ये 1210 ईस्वी में जब चौगान, जिसको हम लोग पोलो कहते हैं, पोलो का खेल, वो घोड़ा पे बैठ के और एक छोटा सा गेंदा होता है और उसको एक लंबा डंडा से उसको मारा जाता है, ठीक है, तो उस तरीके का खेल होता है चौगान का। तो ये चौगान का खेल खेल रहा था और घोड़ा से ये गिर जाता है और इसको इतना ज्यादा ये होता है, मतलब इतना ज्यादा मतलब पेन होता है कि ये गुजर जाता है, चल बसता है, मर जाता है। इसके बाद भी हम बाद में देखेंगे एक और शासक हुमायूं के बारे में कि उसकी मृत्यु होती है, वो सीढ़ियों से गिर जाता है, सीढ़ी से गिरता है और मर जाता है। तो एक तरीके से ये जो दो ऐसे शासक हैं जिनका आकस्मिक मृत्यु जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। मतलब एक तो स्वाभाविक मृत्यु जिसका है तो उसको तो कोई, उसके बारे में तो क्वेश्चन उतना बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनका इस तरीके का मृत्यु होता है उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आ जाते हैं शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, जो कि 1211 से 1236 ईस्वी तक ये शासक रहा। इसके क्या अचीवमेंट्स थे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो कहता है कि फर्स्ट मुस्लिम सॉवरेन्स टू रूल फ्रॉम दिल्ली। ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली से शासन व्यवस्था को चलाने का काम किया। मतलब इसका जो शासन व्यवस्था चल रहा था वो दिल्ली से चल रहा था। मतलब अभी तक जो ये था वो मतलब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका राजधानी कहाँ था? तो लाहौर था।
लेकिन उसके और क्यों उसका राजधानी लाहौर था ये भी हम बताए, लेकिन बाद में जब इल्तुतमिश शासक बना तो ये थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गया था। इसके समय तक आते आते मतलब जो कैपेसिटी है राजा का वो ज्यादा बढ़ गया था, राजा ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसलिए इसने दिल्ली से शासन व्यवस्था अपना चलाना शुरू किया। मतलब अब राजधानी जो है वो कहाँ हो गया, दिल्ली। पहले था कहाँ, तो लाहौर, और अब राजधानी कहाँ हो गया, दिल्ली। कहता है कि इनिशियली अ स्लेव ऑफ ऐबक, शुरुआत में इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम ही था। ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ बदायूं, और इसको बदायूं जो जगह है, आज बदायूं ये जो जगह है वो यूपी में पड़ता है, ठीक है, तो बदायूं का इसको गवर्नर बनाया गया था। फिर कहता है कि रूलिंग इलाइट तुर्कान ए चहलगानी और चलीसा ग्रुप ऑफ 40, इसने क्या किया कि इसने एक रूलिंग इलाइट तुर्कान ए चहलगानी, जिसको चलीसा भी कहा जाता है, जिसमें 40 लोग होते थे, उस ग्रुप का गठन किया। इसके पीछे रीजन ये था कि इल्तुतमिश जो था वो बड़ा शार्प माइंडेड था, क्योंकि ये भी गुलाम था किसका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन इसके समय तक आते आते इसने ये जो गुलाम था उसका कंसेप्ट बदल के ये क्या किया कि इसने 40 जो विश्वास पात्र लोग थे उनका एक ग्रुप बनाया, और ये जो 40 लोग थे वो शासन व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसके साथ साथ ये 40 ऐसे लोग थे जो कि राजा के इशारा पर अपनी जान भी दे सकते थे, और यही जो 40 लोगों का ग्रुप था वो पूरे राज्य को डोमिनेट करता था। तो इसने इस तरीके का संगठन बनाया ताकि राजा का जो पद है उसको और मजबूती प्रदान किया जाए, और राजा के प्रति लोगों का जो विश्वास है उसको जीता जा सके, और शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जा सके। इसके साथ इसने सिल्वर का टंका और कॉपर का जित्तल, ये क्वाइंस हैं, ठीक है, तो उसका भी प्रचलन करवाया ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसका सही तरीके से उसको सुचारू ढंग से चलाया जा सके। फिर कहता है कि ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, मतलब वही पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में जो राजधानी था वो लाहौर था, लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। अब जो गुलाम वंश था उसकी राजधानी लाहौर ना होकर कहाँ हो गया, तो दिल्ली हो गया। फिर कहता है कि कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शंस ऑफ कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार का काम स्टार्ट हुआ था किसके काल में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में। लेकिन इसको तो पता भी नहीं था कि भाई काम होने से पहले ही हम मर जाएंगे। ये चौगान खेल रहा था, घोड़ा पे से गिरा और ये मर गया, इसलिए कुतुब मीनार का जो काम था वो पूरा नहीं हो पाया था, मतलब काम अधूरा रह गया था। बाद में जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसने कुतुब मीनार का जो छूटा हुआ काम था उसको, कंस्ट्रक्शन का जो वर्क था उसको पूरा करवाया। इसके साथ साथ गंधक ए वाडी का भी इसने कंस्ट्रक्शन करवाया, ये भी एक किला है, ठीक है। अब ये दो हो गया। अब थर्ड जो था वो था रजिया सुल्तान, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। 1236 टू 1239, मात्र 3 साल के लिए ये शासिका बनी, ये रानी बनी या सम्राज्ञी बनी। कहता है कि पूरे मुस्लिम पीरियड में सबसे पहला वो शासिका जिसने शासन व्यवस्था को चलाने का काम किया वो थी कौन, तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि एकमात्र मुस्लिम शासिका, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र मुस्लिम शासिका, मतलब एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका, मतलब जितने भी शासक हुए वो सारे के सारे पुरुष थे, लेकिन ये जो रजिया थी वो क्या थी, स्त्री थी, ठीक है ना। तो इसके बारे में आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको ध्यान में रखना। रजिया सुल्तान ये 1236 से 1239 ईस्वी तक मात्र 3 साल ही ये शासिका रह पाई, क्योंकि उस समय का जो मुस्लिम समाज था उसमें महिलाओं का स्थिति बहुत खराब था। महिलाओं को
बस एक वस्तु समझा जाता था। और उस समय मतलब मुस्लिम जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था, तो वहाँ के जो पुरुष थे उनको मतलब लगता था कि भाई एक महिला होकर ये और ये हमको ऑर्डर दे रही है, ये हमारा राजा है, तो जो पुरुष लोग थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, इनको लगा कि भाई ये तो मतलब हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि एक महिला जो है वो हम लोग का राजा है, इसलिए इसको राजा नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि ये ज्यादा दिन तक शासन व्यवस्था को नहीं चला पाए। कहता है कि फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला और एकमात्र महिला शासिका है। पूरे दिल्ली सल्तनत में ही नहीं बल्कि बाद में अगर आप मुगल पीरियड भी देखेंगे, मुगल डायनेस्टी को भी देखेंगे, या बहुत सारे जो क्षेत्रीय राज्य थे वहां भी अगर आप देखेंगे तो कोई मुस्लिम महिला शासिका बाद में भी शासन नहीं की। एकमात्र यही रजिया सुल्तान थी जो कि मुस्लिम महिला थी और जिसने एक सम्राज्ञी की तरह शासन व्यवस्था को 3 साल के लिए चलाया था। कहता है डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। अब इसके पीछे रीजन था, इसके पीछे रीजन ये था कि जब इल्तुतमिश मरने वाला था तो उसको लगता था कि हमारी जो बेटी है वही अच्छे से शासन व्यवस्था को चला सकती है, क्योंकि इसके जो कुछ बेटे थे वो एकदम लफंगे टाइप के थे। मतलब उसको लगता था कि ये लोग जो है वो शासन व्यवस्था को सही तरीके से चला नहीं पाएगा, इसलिए उसने मरते समय ये घोषणा की कि भाई हमारे बाद हमारा जो उत्तराधिकारी होगा वो हमारी बेटी होगी। और यही कारण है कि जब ये मतलब इल्तुतमिश मर गया तो बहुत सारा उपापो हुआ कि भाई ये तो लेडीज है, ये तो औरत है, ये कैसे राजा बन सकती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हिचकिचाते हुए, क्योंकि उस समय जो सम्राट होते थे उनको जो है वो एक तरीके से दैवीय अवतार माना जाता था और उनकी बातों को कोई टालता नहीं था, इसलिए इस तरीके का दबाव होने के कारण रजिया सुल्तान को शासिका बना तो दिया गया, लेकिन उस समय के जो बड़े बड़े जागीरदार थे या राज्य में जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, या मतलब इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और यही कारण है कि ज्यादा दिन तक ये शासिका नहीं रही। कहता है कि स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर रणथंभौर, रजिया सुल्तान के शासन काल में रणथंभौर के ऊपर कब्जा कर लिया गया, रणथंभौर के ऊपर कंट्रोल स्थापित कर लिया गया, और ये जो स्लेव डायनेस्टी है वो रणथंभौर तक फैल गया। इसने मैरिड मलिक अल्तुनिया, इसने मलिक अल्तुनिया नामक एक जो शासक था, मतलब उस समय का जागीरदार उगीरदार टाइप का था, तो उससे इसने शादी कर लिया। और मलिक अल्तुनिया से शादी करने के बाद और जो बाकी दूसरे लोग थे, ठीक है ना, वो इससे नाराज हो गए, और बाद में कहता है कि बोथ रजिया एंड अल्तुनिया वर किल्ड नियर कैथल इन 1240, 1240 ईस्वी में कैथल के नजदीक एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में रजिया सुल्ताना और जो अल्तुनिया है वो दोनों को मार दिया जाता है। उसके बाद है नसरुद्दीन महमूद, 1246 से 1266, ये एक लंबा टाइम पीरियड तक शासन करता है, 20 साल तक शासन करता है। लेकिन ये जो नसरुद्दीन महमूद है वो एक तरीके से एकदम मतलब कठपुतली शासन ये करता है, मतलब राजा जो है, राजा का जो पावर है उसका ये सही तरीके से यूज नहीं करता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से ये जो तुर्क ए चहलगानी है उसके कंट्रोल में आ जाता है। तुर्क ए चहलगानी जो है वो इसके शासन काल में बहुत ताकतवर हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और तुर्क ए चहलगानी का जो मेन सदस्य था बलवन, उसका कंट्रोलेंस नसरुद्दीन महमूद के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब नसरुद्दीन महमूद जो है वो बलवन के इशारा पे काम कर रहा होता है। कहता है कि यंग सन ऑफ इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश का ही बड़ा लड़का था। अब नसरुद्दीन महमूद पहले से इसको मन था कि भाई राजा तो हम बने, लेकिन
इल्तुतमिश कहा कि नहीं नहीं नहीं, बेटी को हमको राजा बनाना, रजिया सुल्तान को राजा बनाना है। तो स्टार्टिंग में तो रजिया सुल्तान को राजा बना दिया गया, लेकिन ये जो था नसरुद्दीन महमूद वो षड्यंत्र रचने लगा कि कैसे जो है वो इसको गद्दी से हटा के और खुद हम राजा बने। और इस क्रम में इसने जो तुर्क-ए-चहलगानी था उसकी मदद ली, और यही कारण है कि तुर्क-ए-चहलगानी का इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो ज्यादा हो गया। मतलब तुर्क-ए-चहलगानी के जो मेन सदस्य थे, जिसमें मेन बलबन था, बलबन जो कहता था आंख मूंद कर नसरुद्दीन महमूद जो है वो चुपचाप सुन लेता था, उसकी बात को मान लेता था। कहता है कि हेल्प्ड बाय बलबन इज सिक्योरिंग द थ्रोन इन 1246। मतलब जब 1246 ईस्वी में ये राजा बनने लगा तो उस समय बलबन ने इसकी बहुत मदद की राजा बनने में। वही तुर्क-ए-चहलगानी का जो मेन सदस्य था बलबन, ठीक है, तो बलबन ने इसको राजा बनने में बहुत ज्यादा मदद की। मतलब उस समय जो युद्ध हुआ, ठीक है, तो उसमें बलबन ने इसकी बहुत मदद की। तबकात ए नासिरी रिटन बाय कोर्ट हिस्टोरियन मिनहाज ए सिराज इज बेस्ड ऑन हिज लाइफ। उसके दरबार में एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मिनहाज ए सिराज। उसने तबकात ए नासिर नाम का एक बुक लिखा जिसमें नसरुद्दीन महमूद के जीवन पर आधारित वो ग्रंथ है। उसमें नसरुद्दीन महमूद का जो जीवन है उसके बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से नसरुद्दीन महमूद जो था वो बलबन के हाथों का एक कठपुतली था। बलबन जो कहता था वही नसरुद्दीन महमूद करता था। नसरुद्दीन महमूद जो था वो एक कमजोर शासक था, और किस तरीके से बाद में नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन ने पूरा जो कंट्रोल है उसको अपने, मतलब पूरा जो राज्य है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, और इसके बाद बलबन खुद राजा बन गया। तो बलबन एक बचा है, तो बलबन के बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। और बलबन जो होगा वो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर होगा। तो बलबन के बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बस इतना है।